बीजेपी विधायक प्रमोद नैनवाल ऑडियो मामले का बीजेपी ने लिया संज्ञान। विधायक उपाध्याय और दिनेश धनय के विवाद पर एक्शन, सभी को पार्टी दफ्तर में किया तलब। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का चंपावत दौरा, मां पूर्णागिरि धाम मेले की तैयारियों का करेंगे निरीक्षण, व्यवस्थाओं की करेंगे समीक्षा। सीएम धामी ने वनाग्नि से प्रभावित क्षेत्रों का किया हवाई निरीक्षण, जंगलों में लगी आग रोकने के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश, सभी वनाधिकारियों के अवकाश पर लगाई रोक। उत्तराखंड में लगातार धधक रहे जंगल, फायर सीजन में अभी तक आग की 598 घटनाएं, दावा नल की चपेट में 724 हेक्टेयर क्षेत्र। देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। उत्तराखंड में लगातार जंगल धधक रहे हैं। फायर सीजन में अभी तक आगजनी की 598 घटनाएं सामने आई हैं। तावानल की चपेट में 724 हेक्टेयर वन क्षेत्र है। सीएम धामी ने अधिकारियों के साथ बैठक भी की है और वनाग्नि से प्रभावित क्षेत्रों का हवाई निरीक्षण किया। वनाग्नि को रोकने के लिए अधिकारियों को कड़े निर्देश भी दिए हैं। सभी वनाधिकारियों के अवकाश पर भी रोक लगाई है। तो उत्तराखंड में लगातार जंगल धधक रहे हैं। फायर सीजन में अभी तक आगजनी की 598 घटनाएं सामने आई हैं। दावानल की चपेट में 724 हेक्टेयर वन क्षेत्र है। सीएम धामी ने अधिकारियों के साथ बैठक की है और वनाग्नि से प्रभावित क्षेत्रों का भी हवाई निरीक्षण किया। वनाग्नि को रोकने के लिए अधिकारियों को कड़े निर्देश भी दिए गए हैं। सभी वनाधिकारियों के अवकाश पर भी रोक लगाई गई है। उत्तराखंड के जंगल लगातार धधक रहे हैं। फायर सीजन में अभी तक आगजनी की 598 घटनाएं सामने आई हैं। ज्यादा जानकारी लेके ब्यूरो चीफ आकाश गौड़ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आकाश, लगातार जंगल धधक रहे हैं। फायर सीजन में अभी तक 598 घटनाएं आगजनी की सामने आई हैं। बिल्कुल जी, कह सकते हैं कि जिस तरीके से इस बार जो वनाग्नि की घटना है वो काफी देखने को मिली है और इसी के चलते कहीं ना कहीं काफी जो जंगल है वो एक तरीके से उनको काफी नुकसान भी हुआ है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो इस समय भी कई ऐसे जंगल हैं जो लगातार धधक रहे हैं और इसी को लेकर के सरकार की तरफ से भी कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से इस वनाग्नि को जो है रोका जा सके, इसमें रोकथाम की जा सके। और उसी के चलते कल खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हवाई सर्वेक्षण भी किया था। और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो भारतीय सेना के द्वारा भी हेलीकॉप्टर की मदद से जो जंगल में आग लग रही है उसको बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। और ऐसे में कह सकते हैं कि एक बड़ी समस्या कहीं ना कहीं ये बन रही है, क्योंकि लगातार जो जंगल की आग है वो कहीं ना कहीं अब रिहायशी इलाकों पर भी जो है पहुंचना शुरू हो चुकी है। तो इसके लेकर भी काफी चिंता सरकार की तरफ से भी व्यक्त की जा रही है। वो भी इस तरीके से मुस्तैद इस तरीके से हो रहा है कि कहीं ना कहीं आगे वो रिहायशी इलाकों में ना पहुंचे। और इसी को लेकर के तमाम जो दिशा निर्देश है वो भी मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए हैं, जिसमें ये तय किया गया है कि सभी जो वन अधिकारी हैं उनको उनकी जो छुट्टियां हैं उसे स्थगित कर दिया गया है। साथ ही साथ अधिकारियों को ये निर्देश दिया गया है कि जल्द से जल्द जो आग पर काबू है उसको पाया जाए। और उसके अलावा क्योंकि जो वनों में जो आग लग रही है उसमें कहीं ना कहीं ये भी बातें निकल कर सामने आ रही थी कि कुछ लोगों के द्वारा या फिर कुछ शरारती तत्वों के द्वारा भी जंगलों में आग लगाई जा रही है। तो उसके तहत भी जो कार्रवाई है वो लगातार जारी है। परसों भी 3 लोगों के खिलाफ जो है मुकदमा एक तरीके से दर्ज किया गया था और अन्य मामलों में भी सकते हैं कि उत्तराखंड के लिए एक बड़ी चिंता की लकीर है कि लगातार जो जंगलों में आग है वो इस तरह से लग रही है। क्योंकि पर्यटन सीजन भी है, लगातार जो पर्यटक है वो भी उत्तराखंड का रुख करेंगे और इस तरह की अगर घटनाएं होंगी तो सही बात है कहीं ना कहीं जो पर्यटन व्यवसाय है उस पर भी असर पड़ेगा। और ऐसे में 10 तारीख से चारधाम यात्रा भी शुरू होनी है। तो इसी तरीके से अगर आग रही तो कहीं ना कहीं संभवतः काफी परेशानी पर्यटकों को, श्रद्धालुओं को भी हो सकती है। तो इसी को लेकर के कहीं ना कहीं सरकार भी अलर्ट है और इसी को मद्देनजर मुख्यमंत्री भी लगातार जो मॉनिटरिंग है वो इस तरीके से कर रहे हैं। जी आकाश, अधिकारियों के साथ बैठक भी सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की है और हवाई निरीक्षण भी किया और साथ ही दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से कल मुख्यमंत्री की तरफ से हवाई निरीक्षण किया गया था उसमें तमाम चीजों के बारे में उन्होंने जानकारी ली है। और साथ ही साथ निरीक्षण के बाद जो अधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक की थी सही बात है कि इसमें तमाम जो निर्देश वो दिए गए हैं और साथ ही साथ ये तय किया गया है कि जल्द से जल्द जो आग है उस पर काबू पाया जा सके, क्योंकि काफी हेक्टेयर में जो जंगल है
वो एक तरीके से नुकसान उनको हुआ है और कई वन संपदा भी उत्तराखंड की जो नुकसान है वो आग की वजह से हुआ है। तो इसी को लेकर के कहीं न कहीं निर्देशित अधिकारियों को मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया है और ऐसे में कोशिश भी है कि हर स्तर पर जो है आग पर काबू पाया जा सके और इसी के चलते कहीं न कहीं जो सेना है उसकी मदद भी ली जा रही है। लगातार प्रयास किया जा रहा है कि जो आग है, जंगलों में आग लगी हुई है उस पर फौरी तौर पर जल्द से जल्द जो है इस तरह से राहत मिल सके और उस पर आग पर जो है काबू पाया जा सके। आकाश, तो लगातार जंगल धधक रहे हैं और अभी तक 598 घटनाएं जो है आगजनी की सामने आ चुकी है। फिलहाल जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपको धन्यवाद। तो सीएम धामी ने वनाग्नि से प्रभावित क्षेत्रों का हवाई निरीक्षण भी किया है और इसके साथ ही वनाग्नि को रोकने के लिए अधिकारियों को कड़े निर्देश भी सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिए हैं और वनाधिकारियों के अवकाश पर भी रोक लगाई गई। लगातार जंगल उत्तराखंड में धधक रहे हैं और अब तक 598 घटनाएं आगजनी की सामने आ चुकी हैं। उत्तराखंड में कड़वाल से कुमाऊं तक जंगल आग से धधक रहे हैं। नैनीताल के जंगल में लगी आग बेकाबू हो रही है और ऐसे में भीमताल झील से राज्य सरकार सेना के MI-17 हेलीकॉप्टर की मदद से जंगलों में लगी आग को बुझाने का काम कर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि प्रदेश में हो रही वनाग्नि की घटनाओं पर जल्द ही काबू पा लिया जाएगा। सेना से भी इस संबंध में सहायता ली जा रही है और हेलीकॉप्टर के माध्यम से आग बुझाने का काम किया जा रहा है। हल्द्वानी में अधिकारियों के साथ भी वनाग्नि से संबंधित विषयों पर समीक्षा बैठक करेंगे। देखिए, जंगलों की आग हमारे लिए बहुत चुनौती है और लगातार आग बढ़ी है। उसको लेकर हम लगातार तैयारी भी कर रहे हैं। लगातार जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उसके लिए भी काम कर रहे हैं। सेना से भी हमने मदद मांगी है। सेना के हेलीकॉप्टर भी आज पानी डाल रहे हैं और भी मैं भी आज हल्द्वानी में भी अभी इस पर मैं मीटिंग करने वाला हूँ। कल यहाँ देहरादून में भी करी है। हमारा हर प्रयास रहेगा कि जल्दी से जल्दी इस आग पर काबू पाया जाए। हम इसके सैम पित्रोदा के बयान पर मचे घमासान के बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि सैम पित्रोदा कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के युवराज के सलाहकार हैं और कांग्रेस वही करती है जो सैम पित्रोदा कहते हैं। उन्होंने कहा कि सैम पित्रोदा ने विरासत टैक्स की जो बात कही है उससे लगता है कि कांग्रेस विरासत टैक्स के जरिए देश के लोगों की संपत्ति और उनकी कमाई पर अपनी नजरें जमाए बैठी है। वहीं उन्होंने आरक्षण को लेकर भी कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा से गरीबों का हक छीनकर SC, ST और OBC के लोगों को आरक्षण के रूप में दिया है, जबकि मोदी सरकार सभी वर्ग के लोगों को समान अधिकार है और सरकार सभी लोगों के हित में काम कर रही है। जिस प्रकार से सैम पित्रोदा जो कि कांग्रेस पार्टी के युवराज के सलाहकार हैं और कांग्रेस पार्टी वही करती है जो वो कहते हैं या जो उनका विचार होता है, तो जिस प्रकार से उन्होंने अन्य देशों की भांति हमारे देश में भी विरासत को और लोगों की जो मेहनत की कमाई है उसका 45% ही देने की बात की है उनकी विरासत को, तो निश्चित रूप से बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। देश की जनता की गाड़ी कमाई पर इनकी नज़र है, मेहनत की कमाई पर नज़र है और जो विरासत है उसको भी आगे नहीं बढ़ने देना चाहता है। लोगों के खेत खलिहानों तक इनकी नज़र है और आरक्षण के मुद्दे पर भी ये हमेशा से इनका रहा है कि एक वर्ग विशेष को जो ST, SC और OBC का आरक्षण है वो ये देना चाहते थे और हमेशा इन्होंने तुष्टीकरण किया है। तो इस बार फिर से तुष्टीकरण कर रहे हैं। जब प्रियंका दीदी से ये पूछा जाता है कि भाई आप बताइए इस पर, तो वो अपनी मम्मी और अपनी बातें करने लगती हैं, अपनी दादी की बातें करने लगती हैं। जबकि मोदी जी के नेतृत्व में आज देश के अंदर इस प्रकार की व्यवस्था आ गई है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और किसी भी वर्ग के आधार पर कोई सुविधाओं में, नीतियों में, देश के तमाम जो योजनाएं उनमें कोई भेदभाव नहीं किया गया है। तो कांग्रेस आखिर ऐसा करके क्या करना चाहती है? अपनी जो उनकी विरासत रही है तुष्टीकरण करना, उसी को आगे बढ़ा रही है। उत्तराखंड के बाद अब अन्य राज्यों की कमान संभाले हुए भाजपा स्टार प्रचारक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तेलंगाना लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जीत को लेकर पूरे तरीके से आश्वस्त है। सीएम धामी का कहना है कि तेलंगाना में बीजेपी की बड़ी जीत होने वाली है। तेलंगाना दौरे के दौरान उन्होंने देखा कि वहां के लोगों में नरेंद्र मोदी को तीसरी बार PM बनाने के लिए जोश है।
देश का हर व्यक्ति पीएम मोदी को पीएम बनाना चाहता है और लोग भाजपा प्रत्याशियों को जिताना चाहते हैं और जिताने के लिए अपना योगदान दे रहे हैं। में इस बार बहुत बड़ी जीत होने वाली है। जिस प्रकार से वहाँ आदरणीय मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए लोग सड़कों पर निकले। मैं कल 3 स्थानों पर, वहाँ 3 लोकसभा क्षेत्रों में अलग अलग स्थानों पर गया था। लोगों में मैंने एक जोश देखा है, एक जुनून देखा है, एक उत्साह देखा है। हर एक व्यक्ति देश का, चूंकि इस बार मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपने अपने क्षेत्रों से वहाँ के भाजपा के कैंडिडेटों को जिताना चाहता है और जिताने में अपना योगदान दे रहा है। अगली खबर देहरादून से है, जहां दून अस्पताल में गर्मियां बढ़ने के साथ ही डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड के मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। वहीं अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अनुराग अग्रवाल ने कहा कि मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, भरपूर पानी पिए और इसके अलावा स्ट्रीट फूड का सेवन न करें, साथ ही मच्छरों से शरीर का बचाव करें। देख रहे हैं कि अप्रैल महीना आते आते काफ़ी गर्मी बढ़ चुकी है और धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। तो आप लोग के माध्यम से मेरी सभी से अपील है कि ऐसे में सूती कपड़े पहनना ज़्यादा अच्छा है कि आप फुल बाजू के कपड़े पहनिए, जिससे आपका डिहाइड्रेशन ना हो, धूप का प्रकोप कम रहे। सिर ढककर रह सकते हैं, जिसमें कैप पहन सकते हैं, गमछा पहन सकते हैं, या फिर आप अम्ब्रेला और चुन्नी वगैरह का उपयोग कर सकते हैं। इसमें बाकी अपने पानी की मात्रा ज़रूर से बनाए रखें। तो हम लोग में तो जैसे छाछ चलता है, मट्ठा है, लस्सी है, या नींबू पानी या फलों का जूस, इसका रेगुलर सेवन किया जा सकता है। और हम लोग सुपाच्य खाना खाएं कि बहुत ज़्यादा फास्ट फूड या हार्ड फूड नहीं इसमें खाना चाहिए। इसके अलावा आजकल मच्छर एक ऐसा इशू बन जाता है कि जिसमें मच्छर जनित बीमारियां हैं, जिसमें डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया, ये 3 ऐसी बीमारियां कि पिछले साल काफ़ी प्रकोप रहा है। और अभी से हम देख रहे हैं कि शासन और प्रशासन पूरी तरह इस बार बिल्कुल एक सजग है और अभी से ही हम लोग का फॉगिंग जहां मैदानी क्षेत्रों में भीषण गर्मी पड़ने लगी है और लोगों को एसी, कूलर और पंखों का सहारा लेना पड़ रहा है, वहीं पर्यटन नगरी मसूरी में एक बार फिर लोगों को अपने गर्म कपड़े निकालना पड़ गए हैं और सुबह से हो रही बारिश के बाद मौसम में ठंडक पड़ गई, जिसका स्थानीय लोगों के साथ ही पर्यटक भी जमकर आनंद ले रहे हैं और यहाँ के मौसम की तारीफ कर रहे हैं। बता दें कि विगत दिनों से पर्यटन नगरी मसूरी में भी गर्मी का एहसास होने लगा है, लेकिन अचानक मौसम ने करवट ली और ठंडी हवाओं के साथ बारिश होने लगी, जिससे मौसम खुशगवार हो गया। अभी यहाँ पर उत्तराखंड में मसूरी में काफ़ी अच्छा वेदर है। एक्सपेक्ट नहीं किया था कि बारिश देखने को मिलेगी अप्रैल के मंथ में, और स्वेटर भी पहनना पड़ रही है, एक पतली स्वेटर के बिना यू आर नॉट एबल टू वर्क। तो काफ़ी सुहाना मौसम है बेंगलोर कंपैरेटिवली, तो इट्स लाइक काफ़ी अच्छा वेदर है अभी तो। मसूरी एंजॉय कर रहे हैं, आज तो काफ़ी अच्छा मौसम भी हो रहा है, काफ़ी ठंडक है। अप्रैल का मंथ है बट फिर भी काफ़ी सुहाना मौसम। खबरों में आगे बढ़ेंगे। प्रदेश में लोकसभा चुनाव के बाद अब उपचुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। मंगलौर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए सभी दल चुनावी समीकरण जोड़ने में जुट गए हैं और हरियाणा सरकार में पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे करतार सिंह भड़ाना ने भाजपा कार्यालय का उद्घाटन कर जनसभा की। अपने संबोधन में करतार सिंह भड़ाना ने मंगलौर के कुछ नेताओं पर सेवा नहीं करने दिए जाने के आरोप लगाए, साथ ही जनता से क्षेत्र में विकास की गंगा बहाने का वादा किया। कर्ज चुकाना पड़ता है, जब ही दुनिया से जाए तो फिर नहीं आना पड़ता है। तो हो सकता है मंगलौर का मुझे कर्ज कुछ चुकाना है और वो चुका के ही यहाँ से जाना है। तो इसलिए करने वाला तो अल्लाह है, परमात्मा है, कन्हैया है, मेरी मैया है, उनके बगैर। और फिर सबसे बड़ी बात है कि मोदी जी के हाथ अगर मजबूत करने हैं तो हमें आगे आके सेवा करनी पड़ेगी लोगों की, और उनका जो वादे है उन्हें पूरा कराना पड़ेगा, क्योंकि अकेले तो प्रधानमंत्री नहीं कर सकते। जब हम सब इकट्ठे होके उस कार्य को करेंगे तभी उनका वादा पूरा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भाजपा से संतुष्ट नेताओं को तलब किया। दरअसल टिहरी से भाजपा विधायक किशोर उपाध्याय और पूर्व कैबिनेट मंत्री दिनेश धनई के बीच जिस तरीके से टीडीसी में टेंडर प्रक्रिया को लेकर जुबानी जंग देखने को मिली थी, उसको लेकर दोनों नेताओं को तलब किया गया है। तो वही रानीखेत से विधायक प्रमोद नैनवाल और दायित्वधारी कैलाश पंत के बीच भी जिस तरीके से बयानबाजी हुई है, उसको लेकर दोनों नेताओं को तलब किया गया है। माना जा रहा है कि कल भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चारों नेताओं की क्लास लगाने का भी काम करेंगे।
देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक बहुत ही अनुशासित पार्टी के रूप में जानी जाती है और भारतीय जनता पार्टी अपने सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों से, अपने चाहे छोटा कार्यकर्ता हो चाहे बड़ा कार्यकर्ता हो, सभी से अनुशासन में रहने की अपेक्षा करती है। जिस प्रकार का जो घटनाक्रम सामने आया है उसको लेकर के प्रदेश नेतृत्व के द्वारा आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी ने इसका संज्ञान लिया है और जिस प्रकार से मामला जो गंभीर मामला है उसको लेकर के जो जिन्होंने इस प्रकार की जो वक्तव्य दिया है उनको कल आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी के द्वारा तलब किया गया है। देहरादून के श्री गुरु राम राय विश्वविद्यालय में 3 दिवसीय वार्षिक उत्सव चयनित के दूसरे दिन सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तराखंड की सुप्रसिद्ध लोक गायिका हेमा नेगी ने समा बांधा और दिल्ली के शुगर रॉक बैंड ने भी अपनी धमाकेदार प्रस्तुति दी। इस दौरान छात्र छात्राओं ने रैंप वॉक कर देश के कई राज्यों की संस्कृतियों की झलक पेश की। कार्यक्रम के दौरान विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर यशबीर दीवान और कुल सचिव डॉक्टर अजय कुमार खंटूरी ने छात्र छात्राओं का उत्साहवर्धन किया। खबर विकास नगर से है, जहां कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत धर्मवाला की जुडली गांव से 2 दिन पहले एक 16 वर्षीय नाबालिग की लड़की का अपहरण कर लिया गया था। नाबालिग के पिता ने इसकी शिकायत थाने में दर्ज कराई, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और मामले की जांच में जुट गई। नाबालिग के पिता ने इस मामले में एक अधिवक्ता पर आरोप लगाया और उसने फिरौती की मांग की है। बालिका है जो कि नाबालिग है, वो घर से शाम को 5:30 बजे के आसपास दूध लेने गई थी और उसके बाद से अचानक वो गायब है। 25 तारीख की बात है ये और आज तीसरा दिन है और इनके घर वालों ने चौकी जो हरपटपुर चौकी पड़ती है जिसके अंतर्गत वो क्षेत्र आता है, वहाँ पर 25 तारीख को एक लिखित में भी सूचना दी थी। कल इन्होंने मुकदमा भी दर्ज कराया। आज हम सब कोतवाली आए थे कि 3 दिन हो चुके हैं, लेकिन रिपोर्ट दर्ज होने के बावजूद भी उल्टा एक व्यक्ति इनको फ़ोन करता है और फ़ोन पे बालिका के पिताजी को धमकियां देता है कि तुम्हारी जो लड़की है वो मेरे पास है और तुम अगर इसमें कोई कार्रवाई करोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। इस तरह की जो घटना हो रही है, अगर हम विरोध नहीं करेंगे और पुलिस अगर कोई कार्रवाई नहीं करेगी तो हमें मजबूरन थाने चौकियों का घेराव करना पड़ेगा, कोतवाली का घेराव करना पड़ेगा। 16 साल की नाबालिग लड़की को एक लड़का भगा कर ले गया है। इस संबंध में कल अपहरण का मुकदमा उस व्यक्ति के खिलाफ पंजीकृत कर दिया गया है। आज इन लोगों के द्वारा बताया गया है कि एक नंबर से जो संभवतः किसी वकील का है, लड़की के पिता को धमकी आई है और उसे देख लेने की धमकी दी गई है। इस संबंध में भी मुकदमे में धाराओं में वृद्धि करते हुए कार्रवाई की जा रही है और जो लड़की है उसे गुमशुदा लड़की को बरामदगी के प्रयास किए जा रहे हैं और अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए भी पुलिस टीमें लगातार प्रयासरत हैं। स्थानीय ग्रामीणों ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत चल रहे निर्माण कार्यों में धांधली के आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों ने कहा कि निर्माण कार्य में अधिकारी लापरवाही बरत रहे हैं। सड़क निर्माण कार्य में गुणवत्ता का कोई ध्यान नहीं रखा जा रहा है। इस मामले में लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता का कहना है कि यह सड़क कुछ ही दिनों पहले उनके विभाग द्वारा बनाई गई थी और इसकी लागत 1.25 करोड़ रुपए के करीब रही होगी, लेकिन प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत इसे बनाया जा रहा है। ये रोड 3-4 महीने पहले यहाँ से जो बना रहे थे गांव वाले, सैकड़ों आदमी, प्रधान जी भी थे, इस पर आपत्ति करी थी कि भाई ये सड़क परेश की बड़ी बेहतरीन बनी हुई, इसे क्यों उखाड़ रहे। तो दोबारा उन्होंने इसे उखाड़ कर दोबारा फिर बना रहे। इस पैसे को, जनता के पैसे को बर्बाद कर रहे। गाँव में 3-4 जगह ज़रूरत हो वहाँ से ये पैसा लगता, सैंपर की तरफ जोड़ को ज़रूरत हो इसकी सड़क की, तो इसे गलत पैसा लगा रहे, गलत यूज कर रहे। पैसे का ये बनना चाहिए था, लेकिन अगर ये बन रहा तो गांव में तो जरूरत हो, जनता का पैसा बर्बाद कर रही सरकार। इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी दोबारा बनाने की, बेहतरीन सड़क थी। इस पर आपत्ति भी करी थी लेकिन किसी ने नहीं सुनी। PWD ने बनाई थी, काफ़ी टाइम हो गया उस सड़क को। उसके बाद जो मेरी जानकारी में है वो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का जो फेज़ 3 है वो पूरे प्रदेश में चल रहा है, तो संभवतः वो उसमें उन्होंने उसको लिया होगा, इस कारण वो काम वहाँ चल रहा है। ये सिर्फ एक सड़क नहीं है, हमारे यहाँ रुड़की डिवीज़न में और भी सड़कें हैं जो PMJSY कर रहा है। तो उसमें जो है फेज़ 3 का मतलब ये है कि उसका उच्चीकरण होता है वो। तो हमने जब बनाई थी तो वो प्रीमिक्स कारपेट से बनाई थी, PC करी थी उसमें। तो मुझे लगता है कि अब जो PMJSY वाले जो करेंगे वो शायद उसकी सरफेस को इम्प्रूव करेंगे BMSDVC से।
तो ये फेज़ 3 की सैंक्शंस हैं, इसमें पीडब्ल्यूडी का तो कोई रोल है नहीं। और पीएमजीएसवाई में सड़कें वो अपने हिसाब से, आबादी के हिसाब से, और उसका पूरा एक क्राइटेरिया है, वो कौन सी सड़क को लेना है, वो इसकी एक पूरी जांच होती है, तब वो सड़कें सेलेक्ट होती हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो कोई उन्होंने अचानक ही कर दिया। अब लागत तो इस समय राज्य योजना में सड़क थी तो 2.5 किलोमीटर की सड़क है, वो लगभग 1 करोड़ के करीब थी, 1.25 करोड़ के करीब। सीमांत जनपद चमोली की नीति घाटी के गांव द्रोणागिरी में भारी बर्फबारी और बर्फीली तूफान से कई घरों, गौशालाओं और पैदल रास्तों को भारी नुकसान हुआ है। बता दें कि जनपद चमोली के उच्च हिमालय क्षेत्रों में बीते 4 दिनों से लगातार बर्फबारी और तेज हवाएं चल रही हैं। वहीं कल शाम से भी लगातार मौसम के बदले मिजाज के साथ पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से द्रोणागिरी बागनी घाटी में लगातार बर्फबारी हो रही थी, जिसके बाद सुबह तक लगभग 1 से 2 फीट बर्फ द्रोणागिरी गांव में जम गई थी। साथ ही द्रोणागिरी पहुंचने का एकमात्र पैदल मार्ग भी कई जगह पर अत्यधिक बर्फबारी के कारण क्षतिग्रस्त हुआ है, जिसकी सूचना जिला महामंत्री प्रधान संघ चमोली पुष्कर सिंह राणा ने देते हुए बताया कि मई के पहले सप्ताह के आसपास गांव वाले शीतकालीन प्रवास से अपने मूल गांव की ओर लौटने वाले हैं। बर्फबारी के कारण जहां भी पैदल मार्ग क्षतिग्रस्त हुए हैं उनको संबंधित विभाग से ठीक करवाया जाए और जिन परिवारों के घरों को नुकसान पहुंचा है उनको उचित मुआवजा देने का प्रावधान भी किया जाए। सूबे के पहाड़ी जिलों में एक बार फिर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से मौसम का मिजाज बदला नजर आ रहा है। सीमांत चमोली जनपद के ऊंचाई वाले इलाकों में इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते सुबह से ही हिमपात हो रहा है। बद्रीनाथ धाम के आसपास की चोटियां सहित लोकपाल घाटी, एरा टॉप, चिनाब वैली, खीरो घाटी, पैका टॉप सहित जोशीमठ क्षेत्र के आसपास की पहाड़ियों पर अप्रैल महीने के अंत में जोरदार बर्फबारी का नजारा दिखाई दे रहा है। वहीं जोशीमठ नगर क्षेत्र में सुबह से हल्की बारिश की बौछारों ने क्षेत्र का तापमान सामान्य कर दिया है। मैदानी इलाकों में जहां तपिश और झुलसती लू से लोग परेशान हैं, वहीं पहाड़ी क्षेत्र में इसके उलट निचले इलाकों में बारिश और ऊपरी हिमालयी क्षेत्र में बर्फबारी होने से एक बार फिर ठंड लौटने के जैसा माहौल बना हुआ है। बिजली के दामों में बढ़ोतरी होने से आम आदमी को झटका लगा है। बिजली की दरों में 7% का इजाफा किया गया और इस बार विद्युत दरों में 1 या 2 नहीं बल्कि 7% की बढ़ोतरी की गई है। बीपीएल के 4.5 लाख उपभोक्ताओं, स्नो बाउंड उपभोक्ताओं के साथ फिक्स चार्ज में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है, जबकि घरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं को 100 यूनिट तक बिजली खर्च करने पर 25 पैसे, 101 से 200 यूनिट पर 30 पैसे, 201 से 400 यूनिट तक 40 पैसे प्रति यूनिट चुकाने होंगे। इसके साथ ही सोलर वाटर हीटर में 75 रुपए प्रति लीटर छूट रखी गई है। उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष एमएल प्रसाद ने विद्युत दरों में बढ़ोतरी की जानकारी दी है। ₹15 पर किलोवाट पर मंथ के फिक्स चार्जेस की बढ़ोतरी हुई है और 25 पैसे जो है एनर्जी में बढ़ोतरी हुई है। 100 से 200 यूनिट में भी अगर देखा जाए तो ₹15 पर किलोवाट पर मंथ की बढ़ोतरी हुई है और एनर्जी में 30 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। 2 से 400 यूनिट जो भी कंजम्पशन होगा एनर्जी में तो 15 रुपये की बढ़ोतरी हुई है फिक्स चार्जेस में नहीं, लेकिन एनर्जी में 40 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। इस प्रकार घरेलू में एक कनेक्शन जो होता है गवर्नमेंट के होता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी होता है, हॉस्पिटल भी होते हैं, ट्रस्ट भी होते हैं। 25 किलोवाट के ऊपर जो है उसमें ₹10 पर केवीए एनर्जी में बढ़ोतरी हुई है और 35 पैसा फिक्स चार्ज में बढ़ोतरी है, ₹10 पर केवीए और एनर्जी में 35 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। इस प्रकार पीटीडब्ल्यू का जो पिछले साल टैरिफ ₹2.30 था, इस बार ₹2.55 अप्रूव किया गया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IND24। नमस्कार।